शुरू हुआ भारत इजराइल रिश्तों का नया अध्याय। जिनेवा में शुरू हुई अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता। परमाणु संकट पर मसूद पेजेश्कियन का बड़ा बयान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर बड़ा फैसला। आर्थिक सहयोग बढ़ाने भारत पहुंचे मार्क कार्नी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। वक्त तो चला है दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के दौरे के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 को 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर इजराइल पहुंचे। यह उनकी दूसरी इजराइल यात्रा थी, जो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर हुई। मोदी दिल्ली से उड़ान भरकर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरे, जहां नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने लाल कालीन बिछाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नेतन्याहू ने मोदी को मेरा प्रिय दोस्त कहा और गले लगाकर अभिवादन किया। मोदी ने कहा कि वे इजराइल आकर बहुत खुश हैं और दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाई को छुएंगे। एयरपोर्ट पर ही मोदी ने इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात की। हर्जोग ने मोदी की सराहना की और कहा कि भारत इजराइल दोस्ती दुनिया के लिए एक मिसाल है। पहले दिन का मुख्य कार्यक्रम इजराइल की संसद नेसेट में मोदी का भाषण था। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नेसेट में पहला भाषण था। मोदी ने कहा कि भारत इजराइल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले को बर्बर आतंकी हमला बताया और जोर दिया कि कोई भी वजह नागरिकों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती। मोदी ने गाजा शांति योजना का मजबूत समर्थन किया, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंजूर की थी। उन्होंने कहा कि यह योजना इलाके में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति ला सकती है, जिसमें फिलिस्तीन मुद्दे को भी संबोधित किया जाएगा। मोदी ने आतंक कहीं भी हो, शांति हर जगह खतरे में पड़ जाती है का संदेश दिया। नेसेट में उनके भाषण के बाद खड़े होकर तालियां बजीं और उन्हें नेसेट का मेडल दिया गया। मोदी ने इसे दोनों देशों की दोस्ती का सम्मान बताया। हालांकि इजरायली विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर विरोध जताया और वॉकआउट किया। नेतन्याहू ने नेसेट में मोदी की तारीफ की। उन्होंने मोदी को दोस्त से ज्यादा भाई कहा और भारत को बड़ी ताकत बताया। नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देश चरमपंथी इस्लाम के खिलाफ आयरन अलायंस बनाएंगे। उन्होंने मोदी के 7 अक्टूबर हमले के बाद तुरंत समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत ने इजराइल को कभी नहीं भुलाया। नेतन्याहू ने दोनों देशों के व्यापार और सहयोग को दोगुना होने की बात कही। इजरायली विपक्ष के नेता यार लैपिड ने भी मोदी का स्वागत किया और उन्हें दुनिया के बड़े नेता बताया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। चर्चा के मुख्य मुद्दे थे रक्षा सहयोग यानी मिसाइल संकट और हथियार, तकनीक यानी AI क्वांटम, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार, निवेश और आतंक विरोध। उन्होंने गाजा शांति इलाके की स्थिरता और ईरान अमेरिका तनाव पर भी बातचीत की। कई समझौते हुए, जैसे कृषि में नई तकनीक शेयर करना, रक्षा में संयुक्त प्रोजेक्ट, UPI पेमेंट सिस्टम इजराइल में शुरू करना, शिक्षा और नवाचार में सहयोग। मोदी ने याद वाशेम होलोकास्ट मेमोरियल जाकर श्रद्धांजलि दी। दूसरे दिन 26 फरवरी को मोदी ने राष्ट्रपति हर्जोग से मुलाकात की। दोनों ने शिक्षा, स्टार्टअप, तकनीक और कनेक्टिविटी पर सहयोग बढ़ाने की बात कही। हर्जोग ने कहा कि भारत मिडिल ईस्ट के भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इजराइल भारत के भविष्य का। मोदी और नेतन्याहू ने किंग डेविड होटल में विस्तार से बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी ने कहा कि UPI इजराइल में इस्तेमाल होगा और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। नेतन्याहू ने मोदी की दोस्ती की तारीफ की और कहा कि दोनों देश मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे। यात्रा खत्म होने पर मोदी भारत लौटे और कहा कि यह दौरा दोनों देशों को नई दिशा देगा। मुस्लिम देशों की प्रतिक्रियाएं इस मामले को लेकर मिली जुली आईं। पाकिस्तान, टर्की और कुछ अरब देशों ने इसकी आलोचना की। पाकिस्तान ने इसे फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय बताया। टर्की ने चिंता जताई कि यह इलाके में तनाव बढ़ा सकता है। सऊदी अरब और ईरान ने इसे भारत की विदेश नीति में बदलाव कहा, जो फिलिस्तीन समर्थन से दूर जा रहा है। कुछ अरब मीडिया ने इसे इजराइल के साथ मजबूत गठबंधन का संकेत बताया, खासकर अमेरिका ईरान तनाव के बीच। भारत में भी कुछ विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। इसे गाजा में इजराइल के कदमों का समर्थन बताया, लेकिन मोदी सरकार ने इसे रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का कदम कहा। कुल मिलाकर यह यात्रा भारत इजराइल रिश्तों में नया अध्याय थी, जिसमें रक्षा, तकनीक और शांति पर फोकस रहा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिका और ईरान से संबंधित है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु बातचीत का तीसरा दौर 26 फरवरी 2026 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में शुरू हो गया है। यह बातचीत ओमान की मदद से अप्रत्यक्ष तरीके से हो रही है, यानी दोनों पक्ष सीधे नहीं मिलते, बल्कि ओमान के लोग बीच में आते जाते हैं और बातें पहुंचाते हैं। ईरान की टीम का नेतृत्व विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। अमेरिकी पक्ष में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने दोनों तरफ से मिलकर ईरान के नए प्रस्ताव
अमेरिका को बताए। दोनों पक्षों ने नए और रचनात्मक विचारों पर खुलापन दिखाया है। ईरान ने कहा है कि वह परमाणु कार्यक्रम पर लचीलापन दिखाएगा, लेकिन सिर्फ शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यह फैसला आयतुल्ला अली खामेनेई के धार्मिक फरमान पर आधारित है, जिसमें बड़े पैमाने पर नष्ट करने वाले हथियारों पर पूरी रोक है। पेजेश्कियन ने दोहराया कि यह धार्मिक विश्वास है, कोई राजनीतिक चाल नहीं। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बहुत सारे जहाज, लड़ाकू विमान और सेना बढ़ा दी है। ट्रंप ने हाल के भाषण में कहा था कि वह ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध भी लगाए और ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका उनका प्रस्ताव ठुकरा देगा तो यह साबित होगा कि वाशिंगटन बातचीत में गंभीर नहीं है। ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि ईरान पूरी गंभीरता और लचीलापन के साथ बातचीत कर रहा है। वे ज़रूरत पड़ने पर लंबे समय तक बात जारी रखने को तैयार हैं। ओमान ने कहा कि दोनों तरफ से अच्छे संकेत मिले हैं और समझौता हो सकता है। पिछले 2 दौर फरवरी की शुरुआत में हुए थे, एक मस्कट में और दूसरा जिनेवा में। अब यह तीसरा दौर है जो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि तनाव बहुत ज़्यादा है। दुनिया की नज़र इस पर टिकी हुई है कि क्या डिप्लोमेसी काम करेगी या सैन्य झड़प हो जाएगी। ईरान ने कहा है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का हक छोड़ेगा नहीं। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन रोक दे और मिसाइल कार्यक्रम पर भी बात हो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि ईरान से संबंधित है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने 26 फरवरी 2026 को उत्तरी प्रांत माज़ंदरान में दिए बयान में फिर से कहा कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उन्होंने बताया कि यह नीति पूरी तरह आयतुल्ला अली खामेनेई के धार्मिक फरमान पर आधारित है, जिसमें बड़े पैमाने पर नष्ट करने वाले हथियारों पर सख्त रोक है। पेजेश्कियन ने कहा कि जब धार्मिक नेता स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे तो यह धार्मिक विश्वास है और कोई राजनीतिक चाल नहीं जिसे बदला जा सके। उन्होंने जोर दिया कि एक राजनेता तो फायदे के लिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन धार्मिक नेता अपनी मान्यताओं के खिलाफ नहीं बोल सकता। ये बयान उसी दिन आए जब जिनेवा में ओमान की मदद से अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु बातचीत का तीसरा दौर शुरू हुआ। दोनों पक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें ईरान ने नए प्रस्ताव दिए हैं और लचीलापन दिखाने का वादा किया है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका प्रस्ताव ठुकरा देगा तो यह साबित होगा कि वाशिंगटन बातचीत में गंभीर नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने कहा है कि वे पूरी गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर लंबे समय तक बातचीत को जारी रखेंगे। ओमान ने बताया कि दोनों तरफ से अच्छे संकेत मिले और समझौता संभव है। अमेरिका ने इलाके में बहुत सारे जहाज, लड़ाकू विमान और सेना बढ़ा दी है, जिससे तनाव बहुत ज़्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में दावा किया था कि पिछले साल अमेरिका इजराइल हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन अब तेहरान इसे फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने ईरान में हाल के विदेशी समर्थित दंगों का भी जिक्र किया और कहा कि उनमें कम से कम 32,000 लोग मारे गए। पेजेश्किन ने इन दावों का जवाब दिया और कहा कि ईरान के मृतकों की संख्या और मारे गए लोगों के राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। अगर कोई इससे ज़्यादा संख्या बताता है तो उसे सबूत दिखाने होंगे। ईरान के शहीद और वयोवृद्ध फाउंडेशन के अनुसार दंगों में कुल 3,117 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर निर्दोष नागरिक और सुरक्षाकर्मी थे। पेजेश्किन ने कहा कि इनमें 300 से 400 सैन्यकर्मी थे जो देश की सुरक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दुश्मनों ने सत्ता बदलने की मांग की और मस्जिदों में आग लगाने या सुरक्षाकर्मियों को मारने वालों को प्रदर्शनकारी नहीं माना जा सकता। ईरान के राष्ट्रपति ने जोर दिया कि देश पिछले कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। दुश्मन अच्छे लोगों को खत्म करके देश को कमज़ोर करना चाहते हैं ताकि लगे कि सरकार काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि वे शांतिपूर्ण विरोध को समझते हैं और लोगों की सेवा के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। लोगों के साथ हुए दुख से वे काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध और हिंसा में फ़र्क करना ज़रूरी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़ी हुई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में 24 फरवरी 2026 को यूक्रेन संकट पर एक बड़ी बैठक हुई, जो रूस के हमले की चौथी सालगिरह पर थी। यूक्रेन और कई यूरोपीय देशों ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसका नाम यूक्रेन में स्थायी शांति का समर्थन था। इस प्रस्ताव में तुरंत और बिना शर्त युद्ध रोकने, यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता और सीमाओं का सम्मान करने, सभी गलत तरीके से पकड़े गए लोगों को रिहा करने और जबरन ले जाए गए नागरिकों, खासकर बच्चों को वापस लाने की मांग की गई। मतदान में 107 देशों ने हाँ कहा, 12 ने ना कहा और 51 ने वोट ही नहीं दिया। अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजील जैसे कई बड़े देशों ने वोट नहीं दिया। रूस, बेलारूस, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देशों ने विरोध किया। प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, बल्कि राजनीतिक महत्व रखता है। चीन के राजनयिक थंग फेई ने मतदान के बाद स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने प्रस्ताव पर वोट नहीं दिया क्योंकि यह चीन की पुरानी नीति के मुताबिक है। चीन हमेशा मानता है कि सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नियमों का पालन होना चाहिए। सभी पक्षों की सुरक्षा की चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए और शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी अच्छी कोशिशों का समर्थन करना चाहिए।
थंगफेई ने कहा कि इस मुश्किल समय में चीन उम्मीद करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय राजनीतिक समाधान के लिए अच्छा माहौल बनाएगा। उन्होंने कहा कि यूएन महासभा शांति के लिए रचनात्मक भूमिका निभाए और चीन यूक्रेन संकट के राजनीतिक समाधान के लिए अपनी सकारात्मक कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने जोर दिया कि समस्या की जड़ से समाधान निकालना चाहिए ताकि यूरोप में एक संतुलित, प्रभावी और लंबे समय तक चलने वाला सुरक्षा ढांचा बन सके। इसके बाद 25 फरवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फोन पर बातचीत की। यह बातचीत करीब 30 मिनट तक चली, जिसमें ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेरेड कुशनर भी शामिल थे। बातचीत का मुख्य मकसद रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने का रास्ता ढूंढना था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि बातचीत को नेताओं के स्तर तक ले जाया जा सके, क्योंकि मुश्किल मुद्दों को सुलझाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। ट्रंप ने भी शांति प्रयासों का समर्थन किया और कहा कि युद्ध बहुत लंबा चल चुका है, वे इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ट्रंप ने 1 महीने में युद्ध खत्म करने की इच्छा जताई। यह फोन कॉल 26 फरवरी 2026 को जिनेवा में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले हुआ। इस बैठक में यूक्रेन के प्रतिनिधि रुस्तेम उमेरोव अमेरिकी दूतों विटकॉफ और कुशनर से मिलेंगे। बैठक में युद्ध के बाद यूक्रेन की बहाली, कैदियों की अदला बदली और मार्च की शुरुआत में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय बातचीत की तैयारी पर चर्चा होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह बैठक बातचीत को नेताओं के स्तर तक ले जाने का मौका देगी ताकि युद्ध पूरी तरह खत्म हो सके। कुल मिलाकर यूएन में प्रस्ताव पास होने और अमेरिका यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत से शांति की कोशिशें तेज हुई हैं, लेकिन चीन जैसे देश राजनीतिक समाधान पर जोर दे रहे हैं और सभी पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखने की बात कह रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि भारत और कनाडा के रिश्तों से संबंधित है। भारत की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक ताकत के कारण कनाडा अब भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश में जुटा हुआ है। कनाडा ने मान लिया है कि कनाडा की जमीन पर होने वाले अपराधों में भारत की कोई भूमिका नहीं है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं, जो 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगी। यह कार्नी की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसे दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत माना जा रहा है। यह यात्रा जस्टिन ट्रूडो के समय में बहुत खराब हुए रिश्तों के बाद हो रही है। ट्रूडो सरकार ने 2023 में कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत पर आरोप लगाया था और इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया और कहा कि इसमें उसकी कोई संलिप्तता नहीं है। इस विवाद से दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते बिगड़ गए, कई राजनयिकों को वापस बुला लिया गया और व्यापार बातचीत रुक गई। अब कार्नी सरकार ने रुख बदला है। कनाडा के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि अगर भारत कनाडा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल दे रहा होता है तो प्रधानमंत्री कार्नी भारत नहीं आते। अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार के साथ इन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई है। कनाडा के पास विदेशी हस्तक्षेप से बचने के मजबूत सुरक्षा उपाय हैं। उन्होंने कहा कि वे विश्वास करते हैं कि ऐसी गतिविधियां अब नहीं हो रही हैं। अधिकारियों ने ये स्पष्ट नहीं किया कि रुख कब बदला, लेकिन पीएम मोदी, वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ व्यवस्थित बातचीत हुई है। वे उम्मीद करते हैं कि आगे भी सार्थक चर्चा जारी रहेगी। कार्नी की यात्रा का मुख्य फोकस व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स और रक्षा पर है। वे 27 फरवरी को मुंबई पहुंचेंगे, जहां बिजनेस मीटिंग, सीईओ से बातचीत और इंडस्ट्री इन्वेस्ट होंगे। 1 मार्च को नई दिल्ली पहुंचेंगे और 2 मार्च को पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में डेलीगेशन लेवल बातचीत करेंगे। दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत फिर शुरू करने और कई बड़े समझौते करने की तैयारी में। यह यात्रा अमेरिका के साथ तनाव और ट्रंप की टैरिफ नीतियों के बीच कनाडा की व्यावहारिक विदेश नीति का हिस्सा है, जिसमें भारत जैसे बड़े बाजार से जुड़ना महत्वपूर्ण है। दोनों पक्ष इसे रिश्ते में रीसेट और नई शुरुआत बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।